जैसा कि हम जानते हैं कि आज अगर कोई मुल्क ये अनाउंस कर दे कि मैं आईएफआरएस अप्लाई कर रहा हूँ, राइट, तो ज़रूरी नहीं है वो मुल्क सारे के सारे आईएफआरएस पूरे के पूरे अप्लाई कर दे, क्योंकि आईएफआरएस का जो आई है ना वो इंटरनेशनल है, यानी वो पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है वो दुनिया के हर मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो जब आईएफआरएस दुनिया के हर मुल्क की नीड पूरी नहीं कर सकता, तो बीच में हर मुल्क का अपना लोकल लॉ भी आता है, यानी लोकल लॉ साथ साथ चल रहा होता है आईएफआरएस के। अगर किसी जगह पे किसी मुल्क को ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ आईएफआरएस अप्लाई करने में हमारी बेहतरी है, तो वो अपना लोकल लॉ भी अप्लाई कर देता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज। और हम सब जानते हैं जो अकाउंटिंग पढ़े हुए लोग हैं कि अगर कभी लोकल लॉ में और आईएफआरएस में क्लैश होगा तो लोकल लॉ विल प्रीवेल, क्योंकि लोकल लॉ उस मसले का इमीडिएट हल है और वो लोकल लोग उसको ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। इसकी मैं मिसाल अपनी पाकिस्तान से अगर दूं, तो पाकिस्तान में भी पास्ट में जो बैंकिंग सेक्टर पे IAS 39 उन्होंने माफ़ कर दिया था, कितनी जगहों पे IAS 39 माफ़ कर दिया था। और जैसे एक उधर स्टेट बैंक की प्रूडेंशियल रेगुलेशंस कुछ अप्लाई होती थी, उसमें उन्होंने क्वालिटेटिव प्रोविजनिंग माफ़ करके अपनी टाइम बेस्ड प्रोविजनिंग दे दी थी। बहरहाल मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ मकसद ये बात समझाना है कि अगर कभी आईएफआरएस और लोकल लॉ में क्लैश होता है तो लोकल लॉ विल प्रीवेल। और बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो कितनी जगहों पे आईएफआरएस के अंदर कुछ चीज़ें माफ़ कर देते हैं, कुछ स्टैंडर्ड माफ़ कर देते हैं। आइए अब हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। मैंने पास्ट में आईपीपीस के ऊपर वीडियोस बनाई है और सर्कुलर डेट जिसको हम बोलते हैं गर्दिशी कर्जे, उसके ऊपर भी मैंने पास्ट में वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों को याद हो तो। और आपको पता है हमारे मुल्क में एक गर्दिशी कर्जे यानी सर्कुलर डेट का इशू चल रहा है। गवर्नमेंट आईपीपी को कहती है कि हम आपको सब्सिडी देंगे, आप आगे ज़रा सस्ती बिजली बेच दो। जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है सब्सिडी देने के लिए आईपीपी को, जो कि आईपीपी के बुक में एक रिसीवेबल है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो फिर आईपीपी ऑयल ले रहा होता है पीएसओ से, तो आईपीपी पीएसओ को बोलता है मैं आपको पेमेंट नहीं कर रहा। और फिर पीएसओ जो है वो रिफाइनरीज से ले रहा होता है ऑयल, वो उनको बोलता है मैं आपको पेमेंट नहीं कर रहा। रिफाइनरीज दूसरी जो ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी से ले रही होती है वो बोलती है हम आपको पेमेंट नहीं कर रहे। तो एक पूरा लूप क्रिएट हो रहा होता है गर्दिशी कर्जे का। बहरहाल ये हमारा एक बहुत नॉर्मल सा प्रॉब्लम है। हम यहाँ बात कर रहे हैं आईपीपीस की बुक में। तो आईपीपीस गवर्नमेंट से कुछ पैसे मांगती है, जो आईपीपीस की बुक्स में रिसीवेबल खड़े हैं, अरबों रुपए के, समझ लें अरबों खरबों रुपए के रिसीवेबल्स खड़े हैं, एक बहुत बड़े अमाउंट का सर्कुलर डेट है। अब IFRS 9 स्टैंडर्ड कहता है कि अगर हमारी बुक्स में ऐसा रिसीवेबल है जो अरसे से ओवर ड्यू है, क्योंकि ये रिसीवेबल एक अरसे से ओवर ड्यू है, यानी एजिंग हो गई है, इनकी एक टाइम हो गया है, पैसे आ ही नहीं रहे, तो IFRS 9 कहता है भाई इसकी इंपेयरमेंट बुक करो। और IFRS 9 का अपना एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल है, ECL वाली अकाउंटिंग है, इंपेयरमेंट बुक करो। लेकिन मसला ये है कि अगर ये लोग इंपेयरमेंट बुक करेंगे तो इनकी बुक्स की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो अब तवज्जो फरमाइएगा, पास्ट में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इनको एग्जाम्पशंस दी हुई थी, यानी यूँ समझ लें जून 2022 तक एक टेम्प्रेरी एग्जाम्पशन दी हुई थी कि आप IFRS 9 अप्लाई ना करें, इंपेयरमेंट के मॉडल्स अप्लाई ना करें। लेकिन अब एक आईपीपी ने रिसेंटली SECP को लेटर लिखा है कि आप हमें IFRS 9 से परमानेंटली माफ़ कर दें, IFRS 9 के जो इंपेयरमेंट वाली चीज़ है ना, इससे परमानेंटली हमें माफ़ी दे दें, यानी हम इंपेयरमेंट बुक नहीं करना चाहते। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और सुने, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस गर्दिशी कर्जे और सर्कुलर डेट के इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की हुई है। अभी जो पिछली हमारी गवर्नमेंट थी इमरान खान वाली, उसमें इस मसले को उठाया गया था और काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश भी की गई थी और कुछ पेमेंट्स भी रिलीज़ की गई थी। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़े अमाउंट की पेमेंट ड्यू है, जो कि पता नहीं कब मिले, क्योंकि ऑब्वियसली हालात तो ख़राब हैं। अब यहाँ पर एक आखिरी सवाल एक तालिब इल्म के जहन में आता है कि ये जो IPPs हैं ये क्यों चाह रहे हैं कि इम्पेयरमेंट ना बुक करें, ये क्यों चाह रहे हैं कि इन पे IFRS 9 का इम्पेयरमेंट वाला मॉडल अप्लाई ना हो, ये क्यों चाह रहे हैं? इसकी पहली वजह गौर से सुनिएगा। देखें, IFRS 9 में जो इम्पेयरमेंट की अकाउंटिंग है वो कहती है फ्यूचर कैश फ्लोज के टाइमिंग्स देखो कि कब मिलने का और उसी हिसाब से बुक करो। लेकिन भाई ये वाला जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलने के हैं पैसे, इसके टाइमिंग्स फिक्स नहीं है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से समझ लो कोई फर्म कमिटमेंट ही नहीं है, पता नहीं वो 2 साल बाद मिलेंगे या 5 साल बाद मिलेंगे। तो जब टाइमिंग्स फिक्स नहीं है तो इसके लॉस को एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है, एक मसला। अच्छा, साथ साथ ये भी मसला है कि गवर्नमेंट में जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है तो पहली पार्टी कुछ बोलती है, दूसरी कुछ बोलती है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक पीरियड में बहुत बड़ा एक्सपेंस आ गया, अगले पीरियड में वो रिवर्स होकर इनकम आ गई, तो आपके पीरियड्स भी बड़े अनइवन हो जाएंगे, जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरी वजह भाई, जब IFRS 9 की इम्पेयरमेंट की अकाउंटिंग होती है तो इसमें जजमेंट है, अंदाजे हैं, और ये जजमेंट और जो अजम्पशंस है ना, ये हर कंपनी डिफरेंट IPPs हैं, तो हर IPP अपनी अपनी अजम्पशन अप्लाई करेगा, हर IPP के अलग अलग ऑडिटर्स हैं, तो वो अपनी अपनी अजम्पशंस अप्लाई करेंगे। तो जब डिफरेंट अजम्पशंस होंगी डिफरेंट IPPs के बीच में,
तो इनकी बुक्स आपस में कंपेरेबल भी नहीं होगी, ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम बड़ा अहम प्रॉब्लम है, तवज्जो सुनिएगा। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि भाई आप इंपेयरमेंट कर किस पे रहे हो? आप उस रिसीवेबल की इंपेयरमेंट कर रहे हो जो पैसा आपने गवर्नमेंट से लेने, यानी आप अल्टीमेटली गवर्नमेंट पे शक कर रहे हो। तो अगर आप गवर्नमेंट पे शक करोगे तो ये कितनी गलत बात है, यानी दुनिया को कितना बुरा मैसेज जाएगा कि इनकी गवर्नमेंट ही अपने लोगों को पैसे नहीं देती। सोचें तो कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस वजह से भी ये इंपेयरमेंट बुक नहीं करने दी जा रही। चौथा पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में भी इंप्रेशन बुरा पड़ेगा फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। यानी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आज के बाद बड़ी फॉर्म में जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आईपीपीज भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे, कुछ आईपीपीज लगाने वाले, तो वो आज के बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे। फिर लोकल इन्वेस्टर्स पे भी बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी बोलेंगे कि भाई ये तो गवर्नमेंट पैसे ही नहीं देती। ये चौथी वजह। पांचवी वजह, अगर ये इंपेयरमेंट बुक हो गई तो हम सब जानते हैं कि इंपेयरमेंट एक एक्सपेंस है। जब इंपेयरमेंट का एक्सपेंस बुक होगा तो प्रॉफिटेबिलिटीज इन इदारों की गिरेंगी, इनके ईपीएस गिरेंगे, ईपीएस गिरेंगे तो शेयर प्राइस गिरेगी, जब शेयर प्राइस गिरेगी तो स्टॉक मार्केट यानी कैपिटल मार्केट पे इंपैक्ट आएगा, और कैपिटल मार्केट वैसे ही गिरी हुई है तो ये तो और बुरी तरह गिर जाएगी। सोचें कितना बड़ा मसला हो जाएगा। एक और मसला, तवज्जो सुने, देखें, जब इन आईपीपीस की बुक्स में इंपेयरमेंट बुक होगी तो इंपेयरमेंट की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी खराब होगी और इनकी रिटेन अर्निंग और इक्विटी सब खराब हो जाएगी। तो अगर इन आईपीपीस ने लोन लिए हुए हैं तो लोन पर कई बार कोवेनेंट्स भी अप्लाई हो रहे होते हैं, उम्मीद है आप लोगों को मतलब पता होगा, तो वो कोवेनेंट्स ब्रीच हो जाएंगे। तो अगर ये कोवेनेंट्स ब्रीच हो गए तो ये आईपीपीस नया लोन नहीं ले पाएंगे, तो इस आईपीपी के लिए एक और मसला। अच्छा, एक और मसला भी सुने, जब ये इंपेयरमेंट बुक होगी तो प्रॉफिट्स गिरेंगे, प्रॉफिट्स गिरेंगे तो रिटेन अर्निंग गिरेगी, और जब रिटेन अर्निंग गिरेगी तो फिर बटेगी कैसे? भाई डिविडेंड देने के लिए रिटेन अर्निंग भी चाहिए, मैं मानता हूं कैश चाहिए, लेकिन साथ साथ रिटेन अर्निंग में से बढ़ता है ना, तो ये भी मसला है। और ज़रा सोचें, आईपीपीज वैसे ही कैश फ्लोज प्रॉब्लम का शिकार है, अब अगर उनको ये वाला प्रॉब्लम भी हमने दे दिया प्रॉफिटेबिलिटी वाला, तो उनके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें पसंद आई होंगी आप लोग को। आप लोग इस पर ज़रूर कमेंट करें जो भी, क्योंकि कमेंट से हम फिर नई वीडियो बनाते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।